लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मूल्यह्रास के लिए लेखांकन चैप्टर पढ़ेंगे जो कि यूनिट सेकंड में आता है आपका वित्तीय लेखांकन बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मूल्यह्रास का जैसा कि उसका नाम से ही स्पष्ट होता है कि मूल्य में कमी। किसके मूल्य में कमी? तो हम कहेंगे कि संपत्तियों के मूल्य में कमी। अब संपत्तियों की कौन सी संपत्तियों के मूल्य में कमी? तो जिन संपत्तियों का व्यापार में व्यावसायिक संस्थानों द्वारा निरंतर उपयोग किया जाता है और जिससे अर्थात ऐसी संपत्तियां जो लाभार्जन में सहायक होती हैं, ऐसी संपत्तियों के मूल्य में कमी को जो है ह्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्रास, डेप्रिसिएशन। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब बातों को अपन जानेंगे। तो जैसे कि अब यदि अपने पास कोई संपत्तियां हैं या कोई मशीनरी है या कोई व्हीकल है, तो आपने देखा होगा वो धीरे धीरे पुरानी होती चली जाती है। निरंतर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उसका निरंतर उपयोग किया जाता है। तो जब कोई भी संपत्ति का, कोई भी वस्तु का यदि निरंतर उपयोग होगा तो निश्चित रूप से उसका मूल्य जब नए रूप से निर्धारण होगा तो उसके मूल्य को कम कर दिया जाएगा। तो जितना मूल्य कम किया जा रहा है प्रति वर्ष, उस उस राशि को ही हम ह्रास कहते हैं। तो अपन एक सामान्य सी अपन जो है एक प्रारंभिक बात पर यदि जाएं, तो जैसे जब भी कोई व्यापारी व्यापार अपना प्रारंभ करता है तो उस समय पूंजी विनियोग करता है और जितनी पूंजी वह लगाता है वह दो प्रकार से उसका विभाजन कर लेता है। एक निश्चित राशि, जो राशि का उपयोग केवल स्थायी संपत्तियों को क्रय करने में ही वह उपयोग करता है एक निश्चित राशि का, और कुछ राशि का उपयोग कार्यशील व्यापार के संचालन में उस राशि का उपयोग करता है। तो हम ये कहेंगे कि पूंजी का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है व्यावसायिक संस्थानों द्वारा, एक स्थायी पूंजी के रूप में और दूसरा कार्यशील पूंजी के लिए। तो स्थायी पूंजी के रूप में तो स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए जितनी पूंजी का उपयोग किया गया है वो आपकी स्थायी पूंजी की कैटेगरी में आएगी, और कार्यशील पूंजी जितनी पूंजी व्यावसायिक संस्थानों द्वारा अपने व्यापार के संचालन के लिए रखी गई है उसको हम कार्यशील पूंजी कहेंगे। तो स्थायी पूंजी के रूप में जिस राशि का उपयोग किया जाता है उसको हम आगे यदि हम देखते हैं तो वो स्थायी संपत्ति के रूप में उस राशि का उपयोग होता है। स्थायी संपत्तियों में भूमि है, भवन है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इस प्रकार की जो संपत्तियां हैं जिनका व्यापार में कंटिन्यू लगातार जो है उपयोग होता है, ऐसी राशि को जो है हम स्थायी संपत्ति के रूप में जो है जानते हैं। अब इन संपत्तियों को जब व्यापार में इन संपत्तियों का निरंतर उपयोग होता है तो इनके मूल्य में जो है कमी आना स्वाभाविक है, और उस जितनी कमी का जो है निर्धारण किया जाता है वही राशि आपकी ह्रास कहलाती है। अब ह्रास के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे जैसे संपत्ति पुरानी होती जाएगी, मीन्स समय व्यतीत होने के कारण भी मूल्य में कमी आएगी, निरंतर उपयोग के कारण भी जो है उसके मूल्य में कमी आएगी, और कोई दुर्घटना हो जाए, अप्रचलन हो जाए, इन कारणों से भी जो है, या बाजार मूल्य या उसका अप्रचलन हो जाए, बाजार मूल्य में स्थायी रूप से यदि वो हट जाए, बाजार में उसका कोई मूल्य न रह जाए, तो ऐसी संपत्ति मूल्य रह जाए, तो इन कारणों से जो है इन मूल्य ह्रास जो है होता है। तो हम देखें कि यहाँ पर जैसे मैंने ह्रास लिखा है, तो ह्रास का संबंध किससे है?
तो ह्रास का आशय जो हमारी संपत्ति की राशि जो है, इसका जितने जो भी उसके उपयोगी जीवन काल है उसमें डिवाइडेशन करने से हम लगाते हैं ह्रास का संबंध। जैसे कोई संपत्ति 10,000 रुपये की है और वह 5 साल तक व्यवसाय में उपयोग होगी, तो हम 10,000 में 5 का भाग देंगे, डिवाइडेशन कर देंगे, तो 1 साल का 2,000 रुपये जो है ह्रास आ जाएगा। इसी को हम कहेंगे ह्रास। ठीक है, तो कुल ह्रास की रकम कितनी हो जाएगी 5 साल में? 10,000। फिर ह्रास योग संपत्तियां, तो ह्रास योग संपत्तियां में जो ऐसी संपत्तियों को शामिल करते हैं जो दीर्घकालीन अवधि तक व्यापार में उपयोग जिनका किया जाता है, इस प्रकार की संपत्तियों को जो है हम ह्रास योग संपत्ति में शामिल करेंगे, और जिनका उपयोगी जो है प्राय सीमित होता है, दीर्घकालीन तो होता है लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात वो समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ऐसी संपत्तियों को हम ह्रास योग संपत्ति की कैटेगरी में लेंगे। फिर दूसरा, माल को क्रय जो है माल को बनाने करने में जिन भी संपत्तियों का उपयोग होता है वो ह्रास योग संपत्तियां कहलाती हैं। उपयोगी जीवन, जितने समय तक वह उस संपत्ति का व्यापार में उपयोग किया जा सकता है वह उसका उपयोगी जीवन काल होता है। ह्रास योग राशि, अब ह्रास योग राशि जो है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई संपत्ति 11,000 की है और 1,000 रुपये जो है उसका अवशेष मूल्य। अब ये अवशेष मूल्य क्या होता है? तो अवशिष्ट मूल्य, अवशेष मूल्य, स्क्रैप वैल्यू, जब संपत्ति की उपयोगिता समाप्त हो जाती है और वह जब अनुपयोगी हो जाती है व्यापार में, तो ऐसी दशा में उसको बेच दिया जाता है, उसके पार्ट्सों को, और तो जो राशि मिलती है हम उनको अवशेष मूल्य के रूप में जानते हैं, अवशिष्ट मूल्य के रूप में जानते हैं। तो जो आपका जो लागत मूल्य है, ऐतिहासिक जो लागत है, ठीक है, संपत्ति की जो लागत है उसमें से अवशेष मूल्य माइनस करने के बाद जो राशि बचती है उसको हम ह्रास योग राशि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 11,000 संपत्ति का मूल्य है और 1,000 रुपये आपका अवशेष मूल्य है, तो 10,000 रुपये हम ह्रास योग राशि कहेंगे। अवशिष्ट मूल्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अवशेष मूल्य ऐसा मूल्य जो संपत्ति की उपयोगिता या उपादेयता समाप्त होने के पश्चात हमें उसको बेचने से प्राप्त हो सकता है, वह हमारा जो है संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य कहलाएगा। भूमि, तो मैं भूमि के बारे में बताना चाहूँगा कि भूमि जो है पर ह्रास नहीं लगाया जाता है, चूँकि भूमि का जीवन अनंत होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी संपत्तियों पर ही ह्रास लगाया जाता है जिनका सीमित जीवन काल होता है, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 7 साल, इस तरीके से। और तो भूमि जो हमारी जो है उसका जीवन अनंत होता है, कभी जो है समाप्त नहीं हो सकती भूमि, इसलिए उस पर ह्रास नहीं लगाया जाता है, उसका प्रबंध नहीं किया जाता है। किंतु ऐसी भूमि जिसका उपयोग सीमित समय के लिए यदि किया जा रहा है या सीमित है, तो उस पर डेप्रिसिएशन में भी पॉसिबल जो है हम चार्ज कर सकते हैं। भवन, इस पर भी जो है जो है ह्रास लगाया जाता है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई प्रश्न सवाल करते हैं हम, तो भूमि भवन पर बोले 10% ह्रास चार्ज करना है। अब आप कहेंगे कि भूमि भी पर भी क्या ह्रास चार्ज हो रहा है, तो वो भूमि और भवन दोनों शब्द साथ में हैं, इसलिए प्राय भवन पर ही ह्रास चार्ज होता है, भूमि पर ह्रास चार्ज नहीं होता है। तो मैं आपको इन जो ह्रास में जो कुछ शब्द आए थे उसका मैंने आपको स्पष्टीकरण किया। तो एक ह्रास योग संपत्तियां कौन कौन सी होंगी जिनका हम दीर्घकालीन समय तक प्राय जो है उपयोग करते हैं व्यापार में। इन सभी संपत्तियों का एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए जो है उपयोग होती हैं और उसके पश्चात वो अनुपयोगी हो जाती हैं। तो जितने समय तक उपयोगी हो रही हैं वो उनका उपयोगी जीवन होगा। ह्रास योग राशि, तो जो संपत्ति का जो लागत मूल्य है उसमें से अवशेष मूल्य माइनस करने के पश्चात जो मूल्य बचेगा उसको हम ह्रास योग राशि कहेंगे। अवशिष्ट मूल्य संपत्ति को अनुपयोग हो जाती है व्यापार में, तो उस समय फिर उस संपत्ति को बेच दिया जाता है, तो उससे जो राशि प्राप्त होगी उसको हम अवशिष्ट मूल्य कहते हैं। फिर भूमि पर जो है ह्रास नहीं लगाया जाता है और भवन पर जो है ह्रास लगाया जाता है।
तो ये जो डेफिनेशन हमारी डेप्रिसिएशन में जिन शब्दों का उपयोग हुआ था उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो हम ह्रास के बारे में यही कहेंगे कि ह्रास जो है इस संपत्तियों के मूल्य में निरंतर और धीरे धीरे जो शनै शनै धीरे धीरे जो कमी आती है उसको हम ह्रास कहते हैं। और उसके जो है कारण जो है क्या क्या हो सकते हैं, तो कारण निरंतर उपयोग, समय व्यतीत हो जाना, अप्रचलन होना, बाजार मूल्य में स्थायी कमी हो जाना उनके मूल्य में, ये उसके जो है कारण है। ठीक है। अब प्रभावित करने वाले तत्व, ऐसे वो कौन से तत्व हैं, कारक हैं जो ह्रास को प्रभावित करते हैं। तो एक तो संपत्ति की लागत। जब भी हम ह्रास की राशि का निर्धारण करेंगे तो सबसे पहले हमको संपत्ति की लागत का निर्धारण करना होता है कि किस मूल्य पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसके लिए संपत्ति का क्रय मूल्य, जितने में हमने संपत्ति को क्रय किया है वह मूल्य, साथ ही साथ हमारे व्यापारिक संस्थान तक लाने का जो भी ढुलाई का खर्च है, लोडिंग जो है लोडिंग अनलोडिंग, ये खर्चे जो है उसमें जुड़ना है। साथ ही साथ स्थापना से संबंधित कोई खर्चे हैं तो उनको भी हम प्लस करेंगे। सीमा शुल्क आपका और अन्य कोई जो है यातायात संबंधी कोई व्यय है, अर्थात कुल मिलाकर के संपत्ति का लागत मूल्य हम उस मूल्य को कहेंगे कि क्रय मूल्य से लेकर जब तक कि हम उसका उपयोग शुरू नहीं कर देते उससे पहले के सारे खर्चों को हम उसके क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, वही संपत्ति की लागत होती है। और उसी को ध्यान में रख करके जो है मूल्यह्रास लगाया जाता है, मूल्यह्रास की गणना की जाती है। फिर इसके बाद दूसरा है संपत्ति का निरंतर उपयोग। ये जब भी मूल्यह्रास लगाया जाएगा तो ये देखा जाता है कि संपत्तियां जिस संपत्तियों पर हम ह्रास लगा रहे हैं उसका क्या निरंतर उपयोग किया जाएगा। यदि निरंतर उपयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन काल इफेक्ट होगा, थोड़ा कम होगा। यदि निरंतर उपयोग नहीं किया जा रहा है, समय समय पर किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन काल बढ़ सकता है, वृद्धि हो सकती है। तो संपत्ति का उपयोग कैसे किया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है मूल्यह्रास की राशि का निर्धारण किया जाता है। वैधानिक समय की समाप्ति, कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जो कि एक निश्चित समय, जिनका एक निश्चित वैधानिक समय होता है और पूर्व निश्चित होता है, तो उनका भी ध्यान रखना है। जैसे कोई पट्टे पर ली गई कोई स्थायी संपत्ति है, एकस्व है ना, व्यापार चिन्ह है आदि, इनका जैसे जैसे समय बीतता जाता है और संपत्तियों के मूल्य कम होते जाते हैं और मूल्य में यही कमी क्या कहलाती है, उनके ह्रास कहलाता है। फिर उसके बाद अप्रचलन, आपने देखा होगा बहुत सारी मशीनरी जो है एक निश्चित समय के पश्चात वो जो है बाजार में चलन से या व्यापार में व्यापारिक संस्थानों में उनका उपयोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, तो हम उसको कहेंगे अप्रचलन। तो ये भी देखना है कि क्या जिस संपत्ति का पर हम ह्रास लगा रहे हैं वह कितने समय पश्चात जो है अप्रचलित होने की उसकी संभावना है, उसको ध्यान में रख करके ही आपको डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास चार्ज करना है। फिर कभी कभी क्या होता है, दुर्घटनाओं से भी मूल्यह्रास संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है, एक अचानक आ जाती है, तो उसका भी जो है इस बात का भी थोड़ा ध्यान आपको रखना है। यदि कोई संपत्ति के मूल्य में स्थायी रूप से बाजार मूल्य में यदि कमी आ गई है तो वह भी जो है मूल्यह्रास की राशि को प्रभावित करेगा, अर्थात कम या ज़्यादा उसमें भी जो है उस कमी या अधिक जो है राशि संभव हो सकती है। अब इसके बाद हम देखते हैं उद्देश्य। तो मूल्यह्रास का आयोजन क्यों किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। तो एक तो सही, मैं आपको बता दूं, सही उत्पादन लागत जानने के लिए। जब निर्माणी व्यापारिक संस्थाओं द्वारा जब मशीनरीज का उपयोग किया जाता है, तो मशीनरी का उपयोग यदि किया जा रहा है तो उस दशा में हमें जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उसकी लागत निर्धारित करते समय हमें उस पर भी ह्रास की राशि का ध्यान रखना होगा, तभी हम सही उत्पादन लागत जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। शुद्ध लाभ हानि जानने के लिए मूल्यह्रास एक व्यापार का एक खर्च है एक प्रकार से, तो
यदि इसका सही रूप से यदि लाभ हानि खाते में ह्रास के रूप में, खर्च के रूप में यदि इसका उल्लेख नहीं किया गया है तो व्यापार का जो आपने वर्ष के अंत में जो हम लाभ हानि ज्ञात करते हैं व्यापार का, वह सही लाभ हानि ज्ञात हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक ह्रास आपने चार्ज नहीं किया है, जब तक ह्रास का लेखन नहीं हुआ है, तब तक आपका शुद्ध लाभ हानि आप जो है नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए शुद्ध लाभ हानि जानने के लिए, सही शुद्ध लाभ हानि जानने के लिए ही हम ह्रास का जो है लेखांकन करते हैं। फिर इसके बाद सही आर्थिक स्थिति दर्शाने के लिए जब हम चिट्ठे में जब संपत्तियों को दर्शाते हैं तो जो ऐतिहासिक लागत है, जो उनका वास्तविक लागत है, उसमें से मूल्य ह्रास घटा करके उसको प्राय चिट्ठे में संपत्तियों को दर्शा देते हैं। तो जब तक हम ह्रास नहीं लगाएंगे, ह्रास लगाएंगे तो ही हम ये सब कर सकते हैं, अन्यथा जो है हम संपत्ति को हमेशा लागत मूल्य पर दर्शाएंगे। जबकि उसका मूल्य कम हो गया, तो यदि कम हो गया है और उसको हमने कम नहीं किया है, संपत्ति को प्रारंभिक मूल्य पर ही दर्शाया है, तो ऐसी स्थिति में हम सही हमारी आर्थिक स्थिति का निर्धारण हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मूल्यह्रास लगाना अनिवार्य है, इसलिए मूल्यह्रास को लगाया जाता है। पूंजी की पूर्ति के लिए एक निश्चित अमाउंट जो है प्रति वर्ष मूल्यह्रास का प्रोविज़न किया जाता है, अर्थात लाभ में से एक निश्चित रकम जो है निकाल करके अलग रख ली जाती है और उसका प्रोविज़न कर दिया जाता है, ताकि जब वो संपत्ति उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, जब अनुपयोगी हो जाएगी, तो फिर उसके स्थान पर जो राशि अलग से रख रखी है प्रोविज़न के माध्यम से, तो जब वो इकट्ठी हो जाएगी तो अनुपयोगी की दशा में उस राशि का उपयोग उस संपत्ति को पुनः क्रय करने में उसका उपयोग कर लिया जाएगा। तो जो पूंजी की जो एक प्रकार से एकदम से पूर्ति पूंजी की आवश्यक एकदम से पूर्ति करनी होती है, तो वो समस्या से निजात पाया जा सकता है। जब संपत्ति पर ह्रास की राशि अलग प्रोविज़न के माध्यम से अलग रख रखी है, तो इस दशा में जब वह संपत्ति जो अनुपयोगी हो जाएगी, तो उसको अनुपयोगी होने की दशा में वो जो इकट्ठी की गई है राशि प्रोविज़न के माध्यम से, उस राशि से पुनः उस संपत्ति का पुनर्स्थापन कर लिया जाएगा। तो इन उद्देश्यों के लिए ही मूल्यह्रास की राशि का जो है उपयोग, मूल्यह्रास का आयोजन किया जाता है। तो हमने आज देखा मूल्यह्रास स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को हम क्या कहेंगे, मूल्यह्रास कहेंगे। कैसे होती है? धीरे धीरे होती है, सने सने होती है, निरंतर उपयोग, संपत्तियों का निरंतर उपयोग किए जाने के कारण होती है, अप्रचलन से होती है, बाजार मूल्य में स्थायी कमी के कारण होती है। इन कारणों से जो संपत्ति को मूल्य में कमी आती है उसको हम क्या कहेंगे, मूल्यह्रास कहेंगे। तो ये मैंने आपको मूल्यह्रास के में जो शब्द आए उनके यहाँ पर स्पष्टीकरण भी किया है और प्रभावित करने वाले तत्व भी यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिए गए हैं और उद्देश्य भी आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मूल्यह्रास चार्ज करने की जो विधियां हैं, कितनी विधियों से मूल्यह्रास लगाया जाता है, कौन सी संपत्ति पर किस विधि का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।